आपके स्कार्स ये आपके प्रॉब्लम नहीं होते। कई बार गलत एक्सपेक्टेशन ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित मुड़े और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट पेशेंट मुझे ओपीडी में पूछता है, और वो है कि मेरे स्कार्स जो है ये बहुत ख़राब दिखते हैं, मेरे स्कार्स ये बहुत बैड है। तो आज जानते हैं कि ये बैड स्कार्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने से पहले ये है कि हर स्कार ये बैड नहीं होता, हर स्कार को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और हर स्कार को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये बैड स्कार्स होते क्या है, आपके स्कार्स बैड हो क्यों जाते हैं, इसके लिए हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, इसके लिए हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। और ये वीडियो एंड तक देखना ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि ये जान लो कि आपके स्कार्स ये आपके प्रॉब्लम नहीं होते। कई बार गलत एक्सपेक्टेशन ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे अब स्कार्स के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्कार्स को ख़राब बना देती है, उनको हम बैड स्कार्स कह सकते हैं। तो अगर आपका स्कार ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखता हो, वो बहुत वाइड हो, वो अगर डिप्रेस्ड हो, वो अगर एलिवेटेड स्कार है, उसमें आपको पेन है, उसमें ये स्कार में आपको अगर खुजली है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके स्कार्स को एक बैड स्कार कह सकते हैं। क्लिनिकली इन केसेस को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। किसी को हम वाइड स्कार कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार होते हैं, डिप्रेस्ड स्कार्स होते हैं, कीलॉइड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर होते हैं। तो ये हो गए अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कार्स जो आप में हो सकते हैं। ये स्कार्स जब आप में होते हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये स्कार्स होते क्यों हैं और ये स्कार्स ख़राब क्यों होते हैं। तो देखो, ऐसे होता है कि जब भी कोई आपको वुंड होता है, या वो सर्जिकल वुंड हो, या कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, या बर्न्स के बाद वुंड हो, वो वुंड का जब भी हीलिंग होता है तो ये स्कारिंग सब लोगों में होता है। ये स्कारिंग खराब किन केसेस में होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वुंड जो है ये सर्जिकली अच्छी तरीके से ट्रीटेड नहीं है, अगर वो वुंड में इन्फेक्शन हो गया और एनी अदर कॉज विच कॉजेस अ डिले इन वुंड हीलिंग, उसके वजह से आपका जो स्कार है वो ख़राब हो सकता है। सेकेंडली ऐसे होता है जो भी वुंड्स आपके जॉइंट्स के आसपास हो, या आपके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे आइज़ या नोज़ के आसपास हो, वो जब सेकेंडरी इंटेंशन से हील होंगे तब आजू बाजू में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट करेंगे, resulting into a bad scar. Third important part is tension. So कहीं पे भी आपका अगर टिश्यू लॉस हुआ हो और वहाँ पे अगर आपका वुंड टेंशन में क्लोज किया गया हो, तो इन दैट सिनेरियो आपका जो स्कार बनेगा वो एक ख़राब तरीके से और उभरा हुआ दिखने वाला स्कार बनेगा। कुछ पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं ख़राब स्कार होने के लिए, जैसे कि यंगर एडल्ट्स में जो स्कार होते हैं वो जनरली हाइपरट्रॉफिक स्कार में होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में कीलॉइड की टेंडेंसी होती है, उनमें स्कारिंग ख़राब तरीके से हो सकता है। आपके घर में अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है फॉर बैड स्कारिंग तो वो एक कारण होता है। जनरली इंडिविजुअल्स विद डार्कर स्किन्स विल हैव बैड स्कार्स। और एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ख़राब स्कार होने का कि आपने बाकी सब ठीक था, पर वो स्कार का आफ्टर केयर ठीक से नहीं हुआ। तो आपको जब भी कोई ज़ख़म होता है और वो भरता है तो उसका कुछ आफ्टर केयर रूटीन होता है, जैसे कि उसमें मसाज करना, सन एक्सपोजर अवॉइड करना, सनस्क्रीन यूज़ करना, सिलिकॉन जेल शीट यूज़ करना। तो ये अगर ठीक से और रिलीजियसली फॉलो नहीं किया है तो ऐसी संभावना होती है कि आपका जो स्कार है वो अच्छी तरीके से अच्छा स्कार नहीं बनेगा। कुछ बॉडी में एनाटॉमिकली रेस्टिंग स्किन टेंशन लाइंस होती है, उसके बारे में जो बात करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम स्कार के बारे में बात करते हैं।
तो रेस्टिंग स्किन टेंशन लाइंस क्या होती है कि ये वो लाइंस होती है कि जिनके अलोंग दोज लाइंस जो स्किन का टेंशन है वो बहुत लूज रहता है, और वही आप उनके अगर परपेंडिकुलर जाते हो तो वो टेंशन बढ़ जाता है। सो एनी इंसिजन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेस्टिंग स्किन टेंशन लाइन, उसमें टेंशन ज़्यादा होता है। और हमने जैसे पहले देखा था कि कोई कहीं पे भी अगर टेंशन है तो स्कार खराब बनेगा। तो आपका कोई भी अगर आपके बॉडी में कट है या कोई भी सर्जरी इस तरीके से हुआ है कि जिसमें वो आपका स्कार अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द RSTL है, रेस्टिंग स्किन टेंशन लाइन है, तो आपका जो स्कार है वो खराब रहेगा। तो आइए अभी बात करते हैं कि जो खराब स्कार्स है, आपके बैड स्कार्स है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हर स्कार का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, और वो स्कार का ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना इफ़ेक्टिवली हो सकता है, ये जानने के लिए आपको एक प्लास्टिक सर्जन को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जानते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं स्कार के ट्रीटमेंट के लिए। पहले जानेंगे मेडिकल ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आपका स्कार जो है ये काफ़ी नया स्कार है, अराउंड 6 to 12 months ओल्ड स्कार है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से वी कैन सप्रेस दैट स्कार, वी कैन ट्रीट इट इफ़ेक्टिवली। सो इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि एक बार आपका वुंड हील हो जाए तो 10 to 15 डेज़ के बाद वी स्टार्ट द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, तो एक सिलिकॉन जेल शीट होता है, वो यूज़ करते हैं। सिलिकॉन के जेल होते हैं जो हम स्कार पे लगा सकते हैं, उनसे आपके स्कार को हाइड्रेट करने में मदद मिलती है और आपका जो फाइब्रोब्लास्ट लेवल से ये कंट्रोल होता है। सेकेंडली, कोई भी अगर आपके बॉडी में स्कार होता है और उसमें अगर सन एक्सपोजर होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 to 12 months, तो वो स्कार हाइपर पिगमेंट होना, यानी वो डार्क होने की संभावना होती है। तो आपको कोई भी अगर वुंड हुआ है तो फर्स्ट 6 to 12 months आपको उससे सन से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आपको आइदर UV प्रोटेक्टिव गारमेंट्स यूज़ करने हैं, अगर चेहरे पे है तो मास्क यूज़ करना है या कैप यूज़ करना है। आप जब भी सनलाइट का एक्सपोजर आपको होगा तब आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है जिसका SPF मोर देन 40 हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सनस्क्रीन जो है वो एवरी 2 hourly रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 2 घंटे के लिए ही होता है। तो ये हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, वो है मसाज थेरेपी। तो आपको कोई भी अगर स्कार है और वो नया स्कार है तो आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, कोई भी ऑयल ले सकते हो, और दिन में 4 से 5 बार आपको वो स्कार के ऊपर मसाज करना है। मसाज जो है वो एक टाइम पे 4 से 5 मिनट तक मसाज होगा, ऐसे दिन में आपको 4 से 5 बार करना है। मसाज कैसे करना है, तो अलोंग द स्कार आपको रब करना है। वो कितना प्रेशर होना है कि आपका जो स्कार है वो थोड़ा सा वाइट होना चाहिए, वो प्रेशर देने के बाद थोड़ा सा ब्लांच हो जाना चाहिए। तो आप अगर उतना प्रेशर देते हो तो ही आपका मसाज इफ़ेक्टिव होगा। कई बार ये 6 to 12 months ये करने के बाद भी, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका स्कार अगर सेटल नहीं होता है, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, अगर कॉस्मेटिकली डिफॉर्मिंग स्कार आपको है, आपको अगर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट यही हमारे पास ऑप्शन होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्कार रिविजन सर्जरी के बारे में। स्कार रिविजन सर्जरी में एग्जैक्टली होता क्या है कि आपका जो स्कार है उसको हम निकाल के उसको रीसूचर कर देते हैं। वो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिनेरियो स्कार रिविजन सर्जरी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तो हो गया कि अगर आपका स्कार ऑलरेडी आपके RSTL में है
तो बस उस स्कार को हम निकाल देते हैं और उसको रीसूचर करते हैं बहुत ही फाइन सूचर्स के साथ। इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि सूचर्स जो है वो बहुत फाइन होना ज़रूरी है। आपका स्किन अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एज टू एज होना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो सूचर रिमूवल है ये 5 या 7 दिनों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे इम्पोर्टेंस आता है कि स्कार रिवीजन के लिए आपको हमेशा एक प्लास्टिक सर्जन को ही ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरे अलग अलग तरीके हमारे पास होते हैं। अगर आपका जो स्कार है वो RSTL के लाइन में अगर नहीं है तो क्या करना है। अगर आपका स्कार RSTL में नहीं है तो उसे रीओरिएंट करना पड़ता है RSTL की लाइन में डालने के लिए। तो उसके लिए हमें Z प्लास्टी, W प्लास्टी जैसे कई प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हम वो स्कार का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देते हैं, रिजल्टिंग इनटू अ स्कार विच लाइज अलोंग द RSTL और एंड इफेक्टिवली इट इज़ लेस विजिबल नाउ। तो अभी बात करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हो आपका स्कार लेके, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। बहुत पेशेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि स्कार रिवीजन के बाद मेरा जो स्कार है ये गायब हो जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी मिसलीडिंग एक्सपेक्टेशन अ पेशेंट कैन हैव। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कार रिवीजन के बाद आपका स्कार जो है वो बेटर हो जाता है, वो कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। तो कीप इट इन माइंड कि स्कार रिवीजन सर्जरी जो है इट इज़ टू कन्वर्ट अ बैड स्कार इनटू अ गुड स्कार एंड नॉट टू हैव अ स्कार विच इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट। ठीक है, यू विल स्टिल हैव अ स्कार बट इट विल बी अ गुड स्कार। और यहाँ पे गुड स्कार का मतलब क्या होता है, तो गुड स्कार वो स्कार है जो आपके स्किन के कलर के साथ ब्लेंड करता हो, जो उभरा हुआ ना हो, जो डिप्रेस्ड ना हो, जिसमें आपको पेन ना हो, जिसमें आपको इचिंग ना हो, जिसके कारण आपको कॉन्ट्रैक्चर या कोई डिफॉर्मिटी ना हो, इसे हम गुड स्कार कहते हैं। सो टू कंक्लूड मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्कार है तो उसका ट्रीटमेंट करना संभव है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर स्कार का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होता, और हर स्कार के लिए हमारा ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है। कुछ स्कार को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्कार्स को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे स्कार्स होते हैं जिसे कुछ भी ना करना ये सबसे उत्तम उपाय होता है। तो आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसको स्कार्स है और वो उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, उसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।